ध्रुव ने ऊर्जा कलाओं की उस चमकती हुई ढाल को देखा और अपने पिता हिमेश की साधना शक्ति की गहराई को महसूस किया तो वह चकित रह गया। पिताजी की ऊर्जा और ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। हिमेश सच में सौर्य कबीला के उन छोटी के योद्धाओं में से थे जो 8वें चरण ऊर्जा अवतार स्तर तक पहुंच चुके थे। भले ही ध्रुव ने नरक कुचलने वाले गॉड मेमथ की ताकत से खुद को 5वें चरण ऊर्जा विस्फोट तक पहुंचा दिया था, लेकिन 8वें चरण के मुकाबले वह जमीन और आसमान जैसा फर्क महसूस कर रहा था। ऊर्जा कला के 9 चरणों में हर एक स्तर अपने आप में अलग था और आखिरी 5 चरणों में तो हर स्तर साधक की लड़ाकू ताकत को 10 गुना बढ़ा देता था। पर जब तक मैं बिजली के दानव को अपने अंदर खींचता रहूंगा, मैं पिता से पीछे नहीं रहूंगा, तब मैं सौर्य कबीले को फिर से ऊंचाई पर ले जा सकता हूं और अपनी मुश्किलों से खुद निपट सकता हूं। ध्रुव ने अपने भीतर की आभा को काबू में रखा और अपने पिता के पास खड़ा हो गया। फिर परिवार की ओर देखा। उसे पता था कि पिता का संरक्षण उसे मिला है, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वह दूसरों की आंखों में अपने लिए तिरस्कार और नफरत को महसूस नहीं कर पा रहा था। इस समय कबीले के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। जावलू फोर्थ शाखा, वैश्यविले शाखा। कई 100 साल पहले सौर्य कबीला सिर्फ यान हेवन में सीमित था। फिर जब यह कबीला फैलने लगा तो उसने अलग अलग शहरों में अपने केंद्र बनाए ताकि अगर किसी एक इलाके में कोई संकट आए तो पूरा कबीला न डरे। वक्त के साथ कबीला बड़ा होता गया, लेकिन उसकी बागडोर हमेशा यान हेवन के पास ही रही। कबीले का प्रमुख वहीं रहता था और उसे पूरे संगठन में अधिकारियों को नियुक्त या हटाने का हक होता था। साथ ही हर सहायक शाखा को सालाना 30% हिस्सा मुख्य शाखा को देना होता था। कबीले का स्वामी एक तरह से सम्राट की तरह होता था और बाकी शाखाएं उसके अधीन जागीरें मानी जाती थीं। हालांकि कबीले के बुजुर्ग उसके ऊपर होते थे, पर वे ज्यादातर खुद की साधना में डूबे रहते थे और सिर्फ विशेष मौकों पर ही बाहर आते थे। असली ताकत और फैसले कबीले के स्वामी के ही हाथ में होते थे। सारी शाखाएं चाहती थीं कि वे बुजुर्गों का समर्थन हासिल करें ताकि कभी मौका मिले तो वे कबीले के स्वामी की गद्दी हथिया सकें। इस समय ध्रुव के हालिया कदमों ने ऐसा संकट पैदा कर दिया था कि कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए सभी सहायक शाखाएं इकट्ठा हो गई थीं। कुछ तो पहले ही बुजुर्ग परिषद से हिमेश को हटाने और किसी और को कबीले का मुखिया बनाने की मांग कर चुके थे। बीते 3 रातों में साधना करते हुए ध्रुव ने कई बार अपने माथे में मौजूद सुनहरे राक्षस से संपर्क करने की कोशिश की, मगर वह राक्षस पूरी तरह शांत रहा। यह साफ था कि राक्षस उसके भीतर था, मगर लगता था जैसे वह किसी और समय या जगह पर मौजूद हो और बस तभी सामने आता हो जब उसे खुद जरूरत हो। ये चीज मेरे माथे में बसी है और इसी ने मुझे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की वसीम ताकत दी है। लेकिन क्या ये सच में कोई जीव है? ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि इसके लायक नहीं? ध्रुव का दिल और दिमाग सवालों से भर गया। काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे मानना पड़ा कि वह शैतान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। आखिर में वह हक हारकर चुप हो गया और अपने कमरे में बैठकर नरक कुचलने वाली शक्ति के रहस्य पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तीसरी रात की साधना के बाद अगली सुबह सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सौर्य कबीले के गेट तक पहुंचने वाली सड़कें उस दिन हलचल से भर गईं। यान हेवन के 8 द्वार खुल गए और घोड़ा गाड़ियों का एक लंबा काफिला शहर से निकलकर सौर्य कबीले की हवेली की ओर बढ़ चला। शहर के लोग चौंक गए। अरे ये क्या हो रहा है? इतने सारे काफिले सौर्य कबीले की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? 3 दिन पहले सौर्य कबीले में कुछ बड़ा हुआ था। कबीले के सरदार हिमेश का बेटा ध्रुव शहर के मजिस्ट्रेट की हवेली से एक कीमती खजाना चुरा लाया। उसके बाद उसकी ऊर्जा कला बिखर गई और मजिस्ट्रेट ने उस खजाने की भरपाई की मांगी। वह खजाना इतना बेशकीमती है कि पूरा शहर भी उसके बदले में छोटा लगने लगे। अब कबीला इस संकट से कैसे निकलेगा? इस पर चर्चा के लिए मंच तैयार किया गया है। हिमेश, एक क्रोधपूर्ण आवाज गूंजी। भूमरा ने अपने हाथ हवा में घुमाए और उनके चारों ओर की बर्फीली ऊर्जा एकत्र होकर एक विशाल चमकदार बर्फीला भाला बन गई जो जटिल रेखाओं से भरा हुआ था। उसकी ठंडी ऊर्जा ने गर्मी से भरे दिन को ठिठुरती सर्दी में बदल दिया। हिमेश को ऐसा अयोग्य बेटा क्यों मिला? काफिले की घोड़ा गाड़ियां पथरीली सड़कों पर खड़कती हुई सौर्य कबीले की हवेली के सामने रुकी। सबसे आगे जो काफिला था उस पर एक सफेद बाग का झंडा लहरा रहा था। वह सीधा हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुका। तभी एक गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसने गाढ़े रंग की कढ़ाईदार चमड़े की पोशाक पहन रखी थी और उसके सिर पर सुनहरे धागों से सजी लंबी चादर लिपटी थी। सूरज की तेज गर्मी के बावजूद उसकी उपस्थिति से 100 कदम के दायरे में ठंडक फैल गई। वह था भूमरा, जो वैश्यविले शाखा का मुखिया था। उसने शीत ऊर्जा की साधना में गहरी महारत हासिल कर ली थी। उसके पीछे कुछ और गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें से एक युवक और एक युवती बाहर निकले। उसके बेटे और बेटी दोनों को सौर्य कबीले के युवा सितारों में गिना जाता था। उनकी तेज आंखों और शक्तिशाली आभा से साफ था कि वे बहुत उच्च स्तर की साधना तक पहुंच चुके हैं। सही कहा पिताजी, युवती ने धीरे से जवाब दिया। भूमरा ने हाथ उठाकर अपने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। हम पहुंच चुके हैं, अंदर चलकर बात करते हैं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, उनके सामने 6 विशाल पत्थर के शेर उभरे, जिनकी चमकती आंखें आने वालों को देखती रहीं। उसी समय एक और काफिला हवेली के पास पहुंचा और किसी ने ऊंची आवाज में कहा, तो भूमरा, तुम्हें भी अब कबीले के नेतृत्व की लालसा हो गई। एक मध्य वय का पुरुष उतरकर सामने आया। उसने जेल से बना भारी कवच पहन रखा था जिस पर रेशमी पट्टियां लिपटी थीं। ये था देवेश्वर, जावलू फोर्थ शाखा का मुखिया। भूमरा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जब तक हिमेश को हटाया नहीं जाता तब तक बाकी सब बातें व्यर्थ हैं। उसने अपनी उंगली से एक रोशनी फेंकी जो जमीन पर गिरकर बर्फ से भरे कई गड्ढे छोड़ दी। देवेश्वर ने भूमरा की ठंडी ऊर्जा से खुद को प्रभावित न होते हुए हाथ लहराया और गर्म हवा की एक तेज लहर भेजी जिसने बर्फ को पिघला दिया। बहुत बढ़िया, अब तक तुम्हारी ठंडी बर्फ ऊर्जा कला कितनी उन्नत हो चुकी है। 7वां चरण, 8वां चरण, फिर भी तुम्हें अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। हिमेश का साधना आधार स्रोत बहुत पहले ही 8वें चरण तक पहुंच चुका है और वह निश्चित रूप से माइंड इनकॉर्निशन क्षमता का उपयोग कर सकता है। इसी समय एक और काफिला हवेली के पास आ पहुंचा। एक विद्वान जैसा व्यक्ति हाथ में तय पंखा थामे हुए गाड़ी से उतरा। तुम दोनों अभी से बहस क्यों कर रहे हो? चलो अंदर चले। शहर वालों को हमें लेकर हंसी उड़ाने का और कोई कारण मत दो। सौर्य कबीला वास्तव में एक समृद्ध और शक्तिशाली कबीला था। उनके महल के बाहर का विशाल प्रांगण हजारों लोगों को समायोजित करने में सक्षम था। अरे चूना पत्थर की फर्श को रोज नौकरों द्वारा धो पोंछकर चमकाया जाता, जिससे वह हमेशा चमकदार और साफ रहती। महिम ने धीरे से अपना पंखा खोला और बोला, हिमेश के उस नाकारा बेटे ने कबीले को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हम अब न केवल शहर के लिए हंसी का पात्र बन चुके हैं, बल्कि एक गंभीर खतरे के सामने भी खड़े हैं। बाहरी दुश्मनों की चिंता करने से पहले हमें अपने अंदर की स्थिति को समझना होगा। आपस में लड़ने का क्या फायदा? पहले हिमेश को अपनी बात रखने दो। ठीक है, चलो। भूमरा ने कहा। उसका चेहरा कुछ नरम हो गया था। बिना किसी और विवाद के वे सौर्य कबीले की हवेली में दाखिल हो गए। जैसे जैसे सौर्य कबीले की शाखाएं इकट्ठा होने लगीं, शक्तिशाली साधक हवेली के मुख्य प्रांगण में पहुंचने लगे। यहाँ तक कि वे मुख्य बुजुर्ग भी, जो अधिकतर समय साधना या यात्राओं में बिताते थे, अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लौट आए थे। हालांकि वे खुद को लोगों के सामने नहीं दिखा रहे थे, लेकिन सबको पता था कि वे वहां मौजूद हैं। इस बार का सभा मंच सौर्य कबीले के सबसे ताकतवर नेताओं से भरा था। इसी दौरान हवेली के एक कमरे में ध्रुव ध्यान में बैठा हुआ था। अचानक छोटे गाबरा तेजी से अंदर आई। युवा स्वामी, ये बहुत बुरा है। सभी सहायक शाखाओं के विशेषज्ञ भगवान हिमेश के साथ मुख्य प्रांगण में इकट्ठा हो चुके हैं। उन्होंने मुझे आपको वहां लाने का आदेश दिया है। वे सब पहले से ही पहुंच चुके हैं। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब वक्त है सच्चाई के सामने आने का। तीसरे चाचा के सम्मान में मैं एक कदम पीछे हटूंगा। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, मैं तिलिस्मी आयाम औषधि का मूल्य चुकाऊंगा और जब तक मुख्य बुजुर्गों की राय न मिल जाए तब तक कबीले के स्वामी की जिम्मेदारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वे नहीं चाहते कि मैं उस स्थान पर बैठूं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जरूर करूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर हवेली से होकर सभा कक्ष की ओर बढ़ गया, जहां बाकी कबीले के सदस्य भी बुलाए गए थे। वहां पहले से ही लगभग 30 बुजुर्ग लोग मौजूद थे, जिनमें हिमेश भी शामिल था। साथ ही लगभग 100 युवा साधक भी मौजूद थे जो अपने बुजुर्गों के पीछे खड़े थे। शुक्र है कि वह हॉल इतना बड़ा था कि सैकड़ों लोगों को समायोजित कर सके, इसलिए वहां कोई भीड़ नहीं लगी थी। लोगों की भारी मौजूदगी के बावजूद वहां एकदम सन्नाटा था। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि जैसे धुंध ने पूरा स्थान ढक लिया हो। जैसे ही ध्रुव भीतर गया, 100 से ज्यादा जोड़ी चलती हुई आंखें उसकी ओर घूम गईं। उनमें से कई आंखें इतनी ताकतवर ऊर्जा कलाओं से भरी थीं कि मानो केवल नजर से किसी को मिटा सकती हों। लेकिन जवाब में ध्रुव के अंदर छिपी नरक कुचलने वाली गॉड मेमथ की शक्ति जाग उठी और उस पर पड़ रही सभी निगाहों का असर पल भर में खत्म हो गया। गॉड मेमथ ऐसे जीव थे जो नरक तक को रौंद सकते थे और वहां रहने वाले शैतानों, भूतों और भारी दबाव से लड़ सकते थे। हालांकि ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत नहीं जगाई, फिर भी जो उसने छोड़ा वह यहाँ की स्थिति के लिए काफी था। उसी समय हिमेश ने ठंडी और तीखी चीख निकाली जो उसकी ऊर्जा कला से पैदा हुई आवाज थी। उसने वहां मौजूद सभी निगाहों की ताकत को पूरी तरह मिटा दिया। ध्रुव बिना किसी परवाह के सीधा अपने पिता हिमेश के पास जाकर खड़ा हो गया। पूर्व प्रबंधक, हिमेश ने गंभीर आवाज में कहा। प्रबंधक ने गहरी सांस ली और बोला, स्वामी, पहले और दूसरे युवा स्वामी पर यहाँ आते वक्त घात लगाकर हमला किया गया। दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। प्रबंधक के शब्द बिजली जैसे गिरे। सिर्फ ध्रुव ही नहीं, हिमेश और वहां मौजूद कई सौर्य कबीले के विशेषज्ञों के चेहरे भी सन्न से पीले पड़ गए। वे अब कहां हैं? हिमेश ने कांपती आवाज में पूछा। पहले और दूसरे युवा स्वामी ने मदद की पुकार भेजी। मैंने तुरंत कुछ विशेषज्ञ वहां भेजे और उन्हें बचा लिया, लेकिन हमला करने वाले किसी निशान के बिना गायब हो गए। मैं दोनों को वापस ले
यहाँ आकर प्रबंधक रुक गया। लेकिन क्या? हिमेश ने पीले बड़े चेहरे से पूछा। प्रबंधक ने शब्दों को टटोलते हुए कहा, उन्हें भीतर तक गहरी चोटें आई हैं, उनके मेरिडियन फट गए हैं और उन्हें झड़ भी दे दिया गया है। चाहे वे ठीक हो भी जाए, उनकी ऊर्जा कला पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या? हिमेश लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे एक ही पल में उम्र 10 साल बढ़ गई हो। ध्रुव की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं और उसकी आंखों में जलन से भर आई। प्रबंधक वह शांत स्वर में बोला, बड़े भाई और दूसरे भाई को अंदर लाओ। पिता की ऊर्जा कला बहुत गहरी है, शायद वे निकाल सकें और उनकी मरहम पट्टी कर सकें। हाँ, तीसरे स्वामी। प्रबंधक ने इशारा किया और बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ ही पलों में खास गार्ड 2 स्ट्रेचर लेकर अंदर आए। उन पर खून से सने 2 युवक पड़े थे, एक लगभग 25 का, दूसरा 20 का। उनके चेहरे धुएं जैसे मटमैले हो चुके थे, शरीर से जहरीली आभा उठ रही थी और जगह जगह हाथों के निशान थे, जैसे किसी ताकतवर ऊर्जा कला के विशेषज्ञ ने उन्हें मारा हो। उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं, मेरिडियन लगभग नष्ट हो चुके थे। अगर वे ठीक भी हुए तब भी उनकी ऊर्जा कला फिर पहले जैसी नहीं रह पाएगी। अमीर आगे बढ़ा और टूटी आवाज में बोला, बड़े भाई, दूसरे भाई। लेकिन दोनों युवक बेहोश थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। ध्रुव का चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। ये किसने किया? मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई को किसने इस हालत में पहुंचाया? इसी वक्त हिमेश ने अपनी ऊर्जा को चलाया। उसने हाथ उठाया और सफेद रंग की एक सच्ची ऊर्जा बाहर आई, जो 2 हिस्सों में बांट गई। दोनों हिस्से इंसानी आकृति बनाकर बिजली सी हरकत करते हुए दोनों भाइयों के शरीर में समा गए। कुछ ही देर में उनके शरीर से जहरीली ऊर्जा निकलने लगी और मेरिडियन की मरम्मत होती दिखाई दी। अंदर से चटकने जैसी आवाजें सुनाई दी। इंसान जैसी सच्ची ऊर्जा। किसी ने चौंक कर कहा। सौर्य कबीले के बाकी लोग हैरान थे। वो अपनी ऊर्जा को इंसानी रूप में ढाल सकते हैं। ये काम तो वही कर सकता है जो ऊर्जा कला के मास्टर स्तर के करीब पहुंच गया हो। ऊर्जा कला का 9वां चरण, मास्टर स्तर। सच्ची ऊर्जा में जब थोड़ी भी समझ आने लगे तब वह इंसानी रूप ले सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हिमेश इस स्तर तक पहुंच गया है। वह बहुत ताकतवर है। ध्रुव चुपचाप देखता रहा। तो पिता सच में अपनी ऊर्जा को इंसानी रूप में बदल सकते हैं? वह भी हिल गया था। लेकिन जब सच्ची ऊर्जा की वे 2 मानव आकृतियां दोनों भाइयों के शरीर में घुसी और उनकी नसों को साफ करने लगी, जब कुछ ही पलों में फिर से उठा हुआ। ये कोई सामान्य से नहीं था। शैडो ब्लाइट, महिमा ने कांपती आवाज में कहा। शैडो ब्लाइट। बाकी लोग फुसफुसाए। ये एक अनोखे संगठन का ऐसा जहर था जो किसी की जान तो नहीं लेता था, लेकिन जीवन भर छाया बनकर साथ रहता था। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन था और यह एक अंतहीन दर्द की वजह बनता था। तो ये वही शैडो ब्लाइट है? किसी ने धीरे से कहा। मतलब अब इसे हटाना नामुमकिन है। कहा जाता है कि ये जहर पश्चिम की ओर शैडो ब्लाइट के ठिकाने से आता है। यहाँ तक कि ऊर्जा कला के मास्टर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने सुना है इसे केवल जीवन रक्षक स्तर का कोई विशेषज्ञ ही खत्म कर सकता है। तभी कमरे में मौजूद एक युवक ने धीमी आवाज में कहा, लगता है ये दोनों भी अब ध्रुव की तरह अपंग हो गए हैं, अभी कभी साधना नहीं कर पाएंगे। हिमेश ने तो अभी कहा था कि उसके 2 बेटे अब भी स्वस्थ हैं, लेकिन पलक झपकते ही ये भी बेकार हो गए। तीनों बेकार अपंग। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जहर छिपा था। जब मुसीबतें आती हैं तो एक के बाद एक आती हैं। हर कोई समझ गया था कि अब हिमेश का अंत निकट है। जब सौर्य कबीले की बुजुर्ग परिषद को ये पता चलेगा तो वे उसे सरदार की कुर्सी पर बने रहने नहीं देंगे। उसके सारे उत्तराधिकारी अपंग हो गए थे। ऐसे में कोई कैसे उसे जिम्मेदारी सौंपेगा? कबीले का मुखिया बनने के लिए केवल खुद ताकतवर होना काफी नहीं था, उसके वारिसों को भी मजबूत होना जरूरी था। जब भी नई पीढ़ी से कोई प्रतिभा उभरती, उसके पिता का रुतबा भी बढ़ता था। पहले हिमेश के 3 बेटे सौर्य कबीले के युवा सितारे माने जाते थे। सबसे बड़ा बेटा 22 की उम्र में ऊर्जा विस्फोट स्तर तक पहुंच गया था। दूसरा बेटा अभी 20 का था और ऊर्जा शोधन के 4थे स्तर के पास पहुंचने वाला था। तीसरा बेटा ध्रुव सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली था। सिर्फ 18 की उम्र में उसने ऊर्जा विस्फोट स्तर पा लिया था। हालांकि ये बात अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब ध्रुव पर एक बड़ा आरोप था। उसकी साधना छीन ली गई थी और उसने कबीले को संकट में डाल दिया था। इससे भी बुरा ये कि पहले और दूसरे बेटे को शैडो ब्लाइट जहर ने मार डाला था, जिससे उनकी जिंदगी अब बस डर ही थी। अब तीनों बेटे अपंग हो चुके थे। हिमेश की बदकिस्मती देखकर कई लोगों को अंदर से खुशी हुई। जब कोई मुखिया गिरता है तो औरों के लिए रास्ते खुलते हैं। ध्रुव के कान इतने तेज थे कि वह जमीन पर चींटी कदम भी सुन सकता था, इसलिए उस युवक की धीमी आवाज भी उससे नहीं छिपी। कौन? ध्रुव ने गुस्से से कहा। किसने अभी अपंग कहा? तुरंत सामने आओ। वह बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि भूमरा के पीछे खड़ा उसका बेटा देवेश था। वह 26 साल का था और ऊर्जा विस्फोट स्तर पर पहुंच चुका था। 24 की उम्र में ही उस स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए 2 साल की साधना के बाद उसकी बुनियाद बेहद मजबूत बन चुकी थी। अतीत में वह अमीर से थोड़ा डरता था, क्योंकि अमीर 20 की उम्र से पहले ही उसी स्तर के करीब पहुंच गया था। लेकिन अब ध्रुव की कड़ी बात पर उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ एक ठंडी हंसी थी। तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए वह बोला, क्या तुमने मेरी बात सुन ली? अब क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम तीनों अपंग नहीं हो? तुम्हारे दोनों भाइयों में जहर भर दिया गया है और वे जिंदगी भर दर्द झेलेंगे और तुम्हारा ऊर्जा का सागर तो खत्म हो चुका है। अपंग, तुम अपंग से भी बदतर हो। तुम सौर्य कबीले के लिए एक शर्मनाक बोझ हो। ओह सच में? ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं देवेश? चलो फिर यही तय कर लेते हैं कि असल में बेकार कौन है। हिमेश ने उसे हाथ से इशारा करके पीछे हटने को कहा। ध्रुव अब दिखावा बंद करो, पीछे हट जाओ। भाई हिमेश, भूमरा खड़ा होकर बोला। एक सरदार को युवाओं की नोकों पर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा जिसने हाल ही में गंभीर अपराध किया अब भी खुलेआम बोल रहा है, उसे क्या लगता है कि उसे ये अधिकार है? पिताजी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ध्रुव ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हिमेश ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक पल को हैरानी दौड़ गई, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। तुम किस तरह की प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हो? देवेश बोला। तुम्हारी ऊर्जा कला तो खत्म हो चुकी है। मैं चाहूं तो एक उंगली से तुम्हें गिरा दूं और अगर तुम्हारी कला बची भी होती तब भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह कहकर उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम पर हमला किया। बिल्कुल सही कह रहे हो देवेश, एक और युवा ने हंसते हुए कहा। बस खत्म कर दो उसे। लगता है ध्रुव अब भी किसी गलतफहमी में जी रहा है और सोचता है कि उसकी ऊर्जा कला अब भी मौजूद है। किसी और ने कहा, उसे असलियत दिखाओ, समझाओ कि अब वो क्या है। एक और युवक बोला। ध्रुव कभी बहुत होनहार था। आखिर 18 की उम्र में ही ऊर्जा शोधन तक पहुंच गया था, लेकिन अब वह अपंग हो चुका है और फिर भी अपनी झूठी शान दिखा रहा है। अगर आज उसे सबक नहीं सिखाया गया तो कल शायद वह किसी और के हाथों मारा जाएगा। हॉल में बैठे सारे युवा जोर जोर से हंसने लगे। ये देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हम में से कौन सच में मौत को बुला रहा है ना? ध्रुव ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधते हुए बेपरवाह अंदाज में कहा। उसकी चाल और आंखों की चमक देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी अपंग हुआ करता था। तुम सब जो सबसे जोर से हंसे थे, क्यों ना सब एक साथ मेरे सामने आ जाओ। वैसे भी हमारे बीच कोई बड़ी प्रतियोगिता तो होनी है, तो क्यों ना भी हो जाए। फिर देखेंगे कि कौन हंसता है और कौन डरता है। कितनी बेहयाई से घमंड कर रहा है, देवेश ने आंखें खोलते हुए कहा। अचानक उसकी देह से बर्फ सी ठंडी ऊर्जा फैलने लगी। उसने अपनी उंगलियां फैलाई और आकाश में एक सफेद चमकता हुआ जाल बनने लगा, जो ध्रुव के सिर के ऊपर फैल गया। आसमानी ठंड का जाल। यह सौर्य कबीले की एक पुरानी और खतरनाक ऊर्जा कला थी, जो बर्फ से जुड़ी कलाओं में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती थी। इसमें प्रतिद्वंदी को बर्फीले जाल में फंसाकर उनकी नसों में जमी हुई ऊर्जा छोड़ दी जाती थी, जिससे शरीर सुन्न होकर जम जाता था। लेकिन जैसे ही वह जाल फैलने लगा, ध्रुव ने कदम बढ़ाया। उसकी मांसपेशियां उतर गईं और अगले ही पल वह एक प्राचीन जंगली शेर की तरह भाग पड़ा। एक खतरनाक आभा उसके शरीर से निकली, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी, मानो वे किसी नरक से भागे राक्षस को देख रहे हो। गर्जना जैसी आवाज के साथ वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लगा जैसे वह गायब हो गया और फिर पलक झपकते ही देवेश के ठीक सामने पहुंच गया और एक घातक मुक्का जड़ दिया। जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो पूरी जमीन हिल उठी, जैसे किसी विशालकाय दैत्य ने अपनी पूरी ताकत से जमीन को रौंद दिया। हॉल की दीवारें कांप उठी, छत से धूल झड़ने लगी और खंभे चरमराने लगे। ध्रुव की उस एक मुट्ठी में बम जैसा धमाका था। देवेश का चेहरा उतर गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बर्फीली कला का सहारा लिया और चीखते हुए बोला, लोहे की बेड़ियों की बहती नदी। मगर उसके मुंह से शब्द निकलते उससे पहले ही ध्रुव का मुक्का उसकी छाती से टकराया और वह हवा में उछल गया। उसका शरीर दीवार की तरफ उड़ता चला गया। बुझाई टूट गई, मुंह से खून बहने लगा। वह पत्थर की पट्टी से सिर के बल टकराया और कई चोटों के बाद वहीं रुक गया। आखिरी बार उसने ध्रुव की ओर देखा और फिर बेहोश हो गया। यहाँ तक कि वह तो भी नहीं कह पाया। ध्रुव ने सिर्फ एक ही बार किया था, लेकिन वह ऊर्जा विस्फोट स्तर के 5वें चरण पर था और उस एक मुक्के ने देवेश को लगभग मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अगर उसकी जगह कोई 6ठे स्तर का योद्धा भी होता तो शायद वह 3 बार तक टिक पाता, लेकिन देवेश तो सीधे बेहोश हो गया। क्या? भूमरा चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपनी कुर्सी की बाहें इतनी जोर से पकड़ी कि वह टूट गईं। वह दौड़कर देवेश के पास गया और उसे उठाकर तुरंत उसमें सच्ची ऊर्जा प्रवाहित करने लगा, ताकि उसकी हालत संभाली जा सके। हर कोई वहां खड़ा था। उनके चेहरे पर एक खालीपन सा था। वे कैसे समझ सकते थे कि अपंग मार्शल आर्ट और टूट चुकी ऊर्जा वाला कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है? आखिरकार हिमेश के चेहरे पर थोड़ा रंग लौटाया। अमीर, उसने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम्हारी मार्शल आर्ट सच में अपंग नहीं है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पल जो पूरी तरह निराशाजनक लग रहा था अचानक पूरी तरह बदल जाएगा। पिताजी, ध्रुव ने सम्मान से कहा। मेरी ऊर्जा का सागर सच में टूट चुका था, लेकिन बिजली गिरने की वजह से मैंने एक नया बदलाव महसूस किया। मेरी मेरिडियन और ऊर्जा का सागर ठीक हो गया है और मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। सच कहूं तो मैं अब ऊर्जा विस्फोट
सर्वोच्च स्तर पर हूँ, ये सोचते हुए कि उसके बड़े भाई और दूसरे भाई दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उनमें जहर भी था। ध्रुव की उस समय सारी चिंताएं गायब हो गई। दरअसल कुछ ही देर पहले उसकी मुट्ठी में नरक कुचलने वाले गॉड मेहमत जैसी ताकत भी नहीं थी। उसने केवल सौर्य कबीले की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था, जो केवल कबीले के सदस्यों को ही आती थी। अगर उसने सच में नरक कुचलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति लगाई होती तो देवेश टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। हिमेश मुस्कुराते हुए बोला, अमीर देवेश लंबे समय से ऊर्जा विस्फोट स्तर पर है। ये देखकर कि तुम उसे इतनी आसानी से हरा सकते हो, ये बताता है कि तुम्हारी नई ताकत उससे भी ज्यादा है जितना तुमने बताया। आप सही कह रहे हैं पिताजी, बिजली ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है, जिससे मेरी मुट्ठी में इतनी ताकत आ गई है कि वह सामान्य ऊर्जा विस्फोट विशेषज्ञों से कहीं आगे है। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि उस वक्त अपने पिता की मदद करने के लिए उसे जो सबसे जरूरी था वह था सच छिपाना। असल में मुझे लगता है कि मैं छठे चरण के ऊर्जा हथियार स्तर के योद्धाओं को भी हरा सकता हूँ। हिमेश जोर जोर से हंसा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, स्वर्ग ने मेरे वंश की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। मैं तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई को छाया के प्रकोप से बचाने का रास्ता जरूर निकालूंगा। इस बीच भूमरा ने अपने घायल बेटे को ऊपर देखा, ध्रुव को घूरते हुए कहा, बहुत चालाक हो तुम छोटे काबरा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपने ही सौर्य कबीले के सदस्य के खिलाफ इतने क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करोगे। ध्रुव ने इकट्ठे हुए सौर्य कबीले के सदस्यों की ओर देखा। देवियों और सज्जनों, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पहला हमला उसी ने किया था। अगर उसमें ताकत की कमी थी तो इसका दोष भी उसी का है। और क्या कुछ देर पहले आप सबने ही नहीं कहा था कि उसे मुझे सबक सिखाना चाहिए? लेकिन सच तो ये है कि वही सबक सीख कर गया। उसने अपनी कब्र खुद खोदी है ना, इसमें क्या गलत है? भूमरा, क्या अब आप उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे? तू भूमरा गुस्से से कांपता हुआ बोला, लेकिन अपनी हैसियत और कबीले की मर्यादा को देखते हुए वह सीधे ध्रुव पर हमला नहीं कर सकता था। ऊपर से हिमेश एक तरफ खड़ा उसे खतरनाक नजरों से देख रहा था और कुछ ही पल पहले ध्रुव ने जो ट्रू एनर्जी दिखाई थी वह मास्टर ऑफ एनर्जी स्तर के करीब थी, जिसने भूमरा के मन में और भी डर भर दिया। तभी ध्रुव के दूसरे चाचाओं में से एक अचानक खड़ा हो गया। भूमरा तुम्हारा चाचा है? ध्रुव, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करते हो? और तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम अपने चचेरे भाई को इस तरह घायल करो? इस वक्त हॉल में 30 से ज्यादा विशेषज्ञ मौजूद थे, जिन्हें उनकी उम्र और अनुभव के चलते ध्रुव के चाचा माना जाता था। भूमरा, देवेश्वर और महिम उनमें सबसे ताकतवर थे, जिनकी ऊर्जा कलाएं 8वें चरण पर थीं। बाकी अधिकतर लोग छठे या 7वें चरण पर थे, कुछ 5वें से भी नीचे। फिर भी ये सभी तिलिस्मी आयाम में शीर्ष योद्धा माने जाते थे। असल में तिलिस्मी आयाम में अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा कला के 5वें स्तर पर पहुंच जाए तो वह अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों से निपटने की ताकत रखता है। सौर्य कबीले की परंपरा के अनुसार जो भी योद्धा 5वें स्तर से ऊपर होता है वह कबीले के बाहर जिम्मेदारियां निभा सकता है और अपनी मेहनत से कोई नया ठिकाना भी बना सकता है। और जहां तक उस चाचा की बात है जिसने अभी ध्रुव को फटकार लगाई थी, उसका नाम हमीर था। वह छठे स्तर का योद्धा था जिसकी ऊर्जा हथियार में बदल सकती थी और उसे कबीले के शीर्ष योद्धाओं में गिना जाता था। बहुत पहले ही उसने पूर्वी रेड लीफ सिटी में सौर्य कबीले के मामलों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये एक सीधी लड़ाई थी। क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए था? और मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुक सकता जो मेरे पिता की जगह खुद लेना चाहते हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ चाचा हमीर? और तुम अचानक क्यों खड़े हुए? क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर हाँ तो ठीक है, मुझे सीखने सिखाने में कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम देवेश से ज्यादा देर टिक पाओगे। ध्रुव के सहज और आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने हमीर के चेहरे को लाल कर दिया। तू बाधा हटते हुए हॉल के बीच आ गया। अब जब तूने खुद कहा है तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओ बेशर्म लड़के, जरूर जैसा आप चाहें। ध्रुव ने सीधा खड़े होकर कहा, मानो उसे हमले का इंतजार हो। हिमेश की बाहें हल्के से हिलीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह चुप रहा। वह देखना चाहता था कि उसका ये मानना क्या बेटा अब कौन सा चमत्कार दिखाता है। क्या ध्रुव सच में ऊर्जा हथियार स्तर के विशेषज्ञ को हरा सकता है? भीड़ अब सांस रोके सब कुछ देख रही थी। वो ये सब कर कैसे रहा है? छठे स्तर के योद्धा 5वें स्तर के लोगों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ तक कि 10 5वें स्तर के लड़ाके मिलकर भी एक छठे स्तर के योद्धा से नहीं जीत सकते। क्या ध्रुव सच में अपनी जान देना चाहता है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। उसने तो कुछ समय पहले अपनी मार्शल आर्ट खुद से बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर बिजली जैसी कोई रहस्यमय ताकत उस पर गिरी जिससे उसकी ऊर्जा कला में बहुत बड़ा सुधार हुआ। लेकिन अब वो थोड़े ज्यादा ही घमंड में आ गया है। वो सच में खुद से ऊंचे स्तर के किसी योद्धा को चुनौती दे रहा है। अब तक वहाँ मौजूद ज्यादातर उच्च स्तर के विशेषज्ञ आपस में धीरे धीरे उस दृश्य के बारे में बातें कर रहे थे और नौजवान योद्धा उसकी ओर चमकती आंखों से देख रहे। जाहिर तौर पर वहाँ सबसे ऊंचे दर्जे पर हिमेश खड़े थे। युवा पीढ़ी में ध्रुव और उसके भाई वास्तव में बीच की श्रेणी में आते थे। पिछले कुछ सालों में सौर्य कबीले की शाखाओं में कई प्रतिभाशाली लोग उभरे थे। तभी अमीर ने हिमेश की ओर तीखी नजर डाली और कहा, हिमेश तुम्हारा बेटा मुझसे लड़ना चाहता है, तुम क्या सोचते हो? हिमेश ने हल्के से कहा, अगर तुम उसे थोड़ी बहुत सलाह दे सको तो बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा तब कोई शिकायत मत करना। अमीर ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में भींचा और अपनी ऊर्जा कला का इस्तेमाल किया। फिर दोनों हाथों से वार करने का इशारा किया जिससे ऊर्जा फट गई और दो लंबी चमकदार कृपाणों में बदल गई। एक पल के लिए उन्हें थामने के बाद वह पूरी रफ्तार से ध्रुव पर टूट पड़ा। भागा शैतान, ऊर्जा कृपाण, आवाज गूंजी। अमीर ने सौर्य कबीले की बेहद खतरनाक और आक्रामक मार्शल कला का अभ्यास किया था जिसमें शैतानी आकार की तलवारें बनती थी। इन तलवारों की उग्र ऊर्जा कमजोर योद्धाओं के दिल में डर भर देती थी, लेकिन ध्रुव बिल्कुल शांत खड़ा था। एक ही कदम में उसने हमले को चकमा दे दिया। फिर वह ऐसे मुड़ा जैसे पानी में कोई सांप तैरता है। ये सौर्य कबीले की सबसे पुरानी मार्शल तकनीकों में से एक थी। मछली ड्रैगन के सौरू सौर्य कबीले के पास कई अद्भुत मार्शल तकनीकें थीं जो अगर सही तरह से साधी जाएं तो किसी को भी आम से खास बना सकती थीं। और जब ध्रुव ने इनमें अपनी नर कुचलने वाली गॉड मेहमत की ताकत भर दी तो वह इन तकनीकों को एक नए ही मुकाम पर ले गया। वो शुरू से ही कबीले के चुने हुए युवाओं में से एक था, लेकिन कभी भी किसी बिगड़ैल रईस की तरह नहीं रहा। उसका साधना स्तर, कठिन अभ्यास और अनुभव ने उसकी कला को निखार दिया था। अमीर ने देखा कि उसके पागल शैतान ऊर्जा कृपाणों से ध्रुव बच गया तो उसने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी उंगलियां फैलाई और ऊर्जा की 5 धाराएं बाहर निकली जो उड़ती हुई तलवारों जैसी दिख रही थी। ये धाराएं इतनी तेज थीं कि किसी भी इंसान को सीधा चीर सकती थी। भीड़ को साफ पता चल रहा था कि ध्रुव अब बहुत मुश्किल में है। ये अमीर की 5 खिलती हुई बेर की कल्याण तकनीक थी, एक गुप्त कला जिसमें 5 उंगलियां ऊर्जा हथियारों को बुलाती थी। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा बहती थी, लेकिन इसकी चालें इतनी पेचीदा थीं कि उनसे बचना आसान नहीं था। 100 कदम दिव्य मुट्ठी, ध्रुव चिल्लाया, एक छलांग में पीछे हटा और अपनी मुट्ठियों से एक साथ दर्जनों वार किए। जैसे ही उसने वार किए सर्प की तरह घूमती हुई ऊर्जा तरंगें उड़ती हुई तलवारों से टकराईं। सामान्य तौर पर ऊर्जा विस्फोट के 5वें स्तर और ऊर्जा हथियार के छठे स्तर के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है, जैसे धरती और आसमान। लेकिन अगर भेड़ियों का झुंड एक शेर को गिरा सकता है तो असंभव कुछ नहीं। ध्रुव बेहद तेजी से आगे बढ़ा और बार बार अपनी 100 कदम दिव्य मुट्ठी का इस्तेमाल करने लगा। उसकी सर्पिल ऊर्जा ने हमीर की उड़ती तलवारों को तब तक रौंदा जब तक वे पूरी तरह टूट कर बिखर नहीं गईं। वे 100 कदम की दिव्य मुट्ठियां उन पर पूरी तरह भारी पड़ी। क्या वह इतनी तेजी से इतनी सारी 100 कदम दिव्य मुट्ठियां कैसे बचा सकता है? ऊर्जा विस्फोट स्तर के लोग इतनी गहराई तक अपनी सच्ची ऊर्जा नहीं खींच सकते। जब भूमरा, देवेश्वर और महिम ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे आंखें पलकों से बाहर गिरने वाली हों। ध्रुव ने साधना की हर सामान्य समझ को तोड़ दिया था। उसकी सच्ची ऊर्जा की ताकत असंभव लग रही थी। भले ही उसका ऊर्जा स्तर हमीर जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा प्रतीत हो रही थी। 5वें चरण का होने के बावजूद ध्रुव ने इतनी 100 कदम दिव्य मुट्ठियों का प्रयोग करके यह दिखा दिया कि वह एक साथ 10 योद्धाओं जितना ताकतवर बन चुका है। ये कैसी ऊर्जा है? हमीर के मन में भय का एक झटका उठा। उसके शरीर में कंपन होने लगा जब उसने देखा कि बाकी मुट्ठियां उस पर गिरने वाली हैं। उसने बिना देर किए एक ऊर्जा कवच बना लिया। पम 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 मुट्ठियों की बौछार ऊर्जा कवच पर गिरी जिससे उसमें कंपन हुआ। वो टेढ़ा हो गया और उसमें तेज गूंज सुनाई दी, मगर ध्रुव नहीं रुका। उसने लगातार 100 से ज्यादा मुक्के बरसाए। ऐसा लगा जैसे वह खुद कोई ऊर्जा का तूफान बन गया हो। चारों तरफ से उसकी ऊर्जा लहरों की तरह बहने लगी। मीटिंग हॉल में एक भारी और डरावनी आभा फैल गई, जैसे वहां कोई आदिम जानवर आ गया हो। दर्शक हैरान रह गए, कुछ की चीखें तक निकल गईं। ध्रुव द्वारा 100 से ज्यादा मुट्ठियों का इस्तेमाल चौंकाने वाला था। ये इंसान है भी या नहीं? भले ही उसके पास सच्ची ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार हो, लेकिन उसकी नसों में इतनी ताकत कहां से आ रही है? क्या उसे अपनी नसों के फटने का डर नहीं है? उसके मेरियम तो मानो किसी राक्षस की हो। 100 से ज्यादा मुट्ठियां, इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी नसें बनी किस चीज की हैं और उसकी ऊर्जा का सागर इतना स्थिर कैसे है जब तक उसका शरीर लोहे का ना हो? यह सब मुमकिन नहीं। क्या वाकई बिजली गिरने से कोई इतना ताकतवर हो सकता है? अपनी आंखों से सब कुछ साफ साफ देखने के बावजूद वहां मौजूद सभी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जो हो रहा है वो सच है। अमीर बार बार हॉल से पीछे की ओर धकेला जा रहा था। वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। पलटकर हमला करना तो दूर की बात थी, वह बस अपनी ऊर्जा ढाल में और ज्यादा सच्ची ऊर्जा भर रहा था ताकि खुद को बचा सके। लेकिन हर पल के साथ उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वह अपनी ढाल को मजबूत करता गया, अमीर के मन में डर गहराता गया। क्या यह ध्रुव कोई इंसान है या कोई दैत्य? 5वें स्तर में इतनी ताकत, क्या इसे अब तक खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? ये तो जैसे कोई बाघ या अजगर की तरह लड़ रहा है। मैं छठे चरण में हूं और फिर भी मेरी ऊर्जा कलाएं भी इसे रोक
मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मैं हार जाऊंगा। लेकिन हमीर 100 से ज्यादा मुकाबलों का अनुभवी था, इतना आसान नहीं था उसे हराना। पागल शैतान विस्फोट, वह जोर से चिल्लाया। अपनी ढाल में और ज्यादा ऊर्जा भरते हुए उसने उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो एक धड़कते हुए घेरे जैसा हो गया और फिर अचानक ही फट पड़ा। धमाका इतना जोरदार था कि ध्रुव के सभी बचे हुए प्रहार उसी में दबकर खत्म हो गए। विस्फोट की लहर ने ध्रुव को झटका दिया और वो पीछे लड़खड़ाता हुआ जा गिरा। अब उसके लिए 100 कदम दिव्य मुट्ठियों का और इस्तेमाल करना संभव नहीं था। नीचे गिर जा बदमाश, हमीर ने गुस्से में गुर्राते हुए चिल्लाया और पक्षी की तरह उसकी तरफ चपड़ा। हवा में उड़ते हुए उसके हाथ पंजों की तरह मुड़ गए थे, जैसे कोई शिकारी चील किसी थके हुए भेड़िए को चीर डालने वाली हो। हमीर के पास जैसे जानलेवा हमले के सामने ध्रुव एकदम शांत खड़ा रहा। ऊर्जा की लहरें उसकी उड़ाई, लेकिन वह समुद्र में खड़ी चट्टान की तरह स्थिर और निडर था। हमले से ठीक पहले वह अचानक मछली की तरह फिसला और एक और हो गया, जिससे हमीर की मार हवा को चीरती हुई निकल गई, लेकिन ध्रुव को छू भी नहीं सकी। चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैल गईं और हमीर की आभा फिर से ताकत से भर उठी। वह ऊंचाई पर था और एक बार फिर उसने अपने हाथों को बाज के पंजों की तरह मोड़ा और ध्रुव पर टूट पड़ा। वह तब तक रुकने को तैयार नहीं था जब तक कि उसे पकड़ न ले। देखने वालों की नजर में हमीर एक विशाल शिकारी पक्षी की तरह था, जो हवा में घूमता हुआ पूरी ताकत से ध्रुव पर वार कर रहा था। इसके उलट ध्रुव एक चप्पल मछली की तरह ऊर्जा की लहरों के बीच से बार बार फिसलता जा रहा था, हर बार खतरे से बाल बाल बचता हुआ। जैसे जैसे यह सिलसिला चलता गया, हमीर की असली ऊर्जा हर पल कम। आप सभी को ये न्यू नॉवल कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट जरूर करते